नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और आइए सीधे पहले रुख करते हैं हम पंजाब की सियासत का। पंजाब विधानसभा के लिए इस हफ्ते के आखिर में यानी रविवार को 20 तारीख को वोट पड़ना है, लेकिन सुबह तो मुख्यमंत्री चन्नी के बयान को लेकर ही बवाल मचा हुआ था। उनका बयान से मजबूत होते कांग्रेसी प्रचार को धक्का लगा है। चन्नी ने सफाई में कहा कि मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने यूपी बिहार के लोगों पर नहीं, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे नेताओं पर बोला था। लेकिन कुछ ही पलों पहले राहुल गांधी भी पंजाब में अपनी रैली कर रहे हैं। आइए राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो वाकई में जो पंजाब की सियासत है बहुत गर्मा गई है। हमारी कोशिश रहेगी रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात करने की, वो हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं। लेकिन बहरहाल तमाम लोग नेता प्रचार करें, लेकिन वाकई में जो ये बयान है अब गंभीर होते जा रहे हैं। अगर कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का यूपी बिहार के भइयों वाली बात सामने आई, उसका किस तरह से बचाव किया गया हमने देखा, और उसी बयान पर हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं ने उन पर प्रहार किया। और अब हमने राहुल गांधी के भी ये बयान सुने। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी जुड़ने के लिए। और अभी आप सुन ही रहे थे राहुल गांधी के भी जो आरोप हैं वो भी उन्होंने सामने रखे। लेकिन पहले अगर मैं मुख्यमंत्री चन्नी से शुरू करूं, कितना, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी का चुनाव एक बहुत बड़ा पड़ाव था कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका चुनाव करना और जो अंदरूनी खींचतान है उसको पार करते हुए उनका नाम का सामने रखा। लेकिन अब उनका जो ये बयान आया है, कांग्रेस के जो मजबूत होते प्रचार को कितनी ठेस लगी है उनके इस बयान से? नरेंद्र मोदी जी की पार्टी औंधे मुंह गिरी पड़ी है। किसान से, मजदूर से, आड़ती से षड्यंत्र कर अब वो प्रधानमंत्री होते हुए, इतने बड़े पद पर होते हुए ही वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। चन्नी जी ने जब ये कहा तो उनका मायने और उनका इशारा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, जो चोर दरवाजे से पहले भी पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी तरफ था। दुर्गेश पाठक जैसे उत्तर प्रदेश से आए लोग, जो पेड लोग उत्तर प्रदेश से भाजपा और आम आदमी पार्टी लेकर आई है, उनकी तरफ था। वो लोग जो छल और ठगी से, षड्यंत्र से पंजाब की सत्ता पर चोर दरवाजे से काबिज होना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश या कहीं और से आकर, उनका इशारा उनकी तरफ था। वो मेहनतकश उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहन, जिनके बगैर पंजाब हरियाणा के लोग खेती करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, न उनका इशारा उनकी तरफ था। क्योंकि चन्नी जी खुद एक मजदूर परिवार से आते हैं और वो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का मजदूर पंजाब और हरियाणा के मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करता है। इसलिए मोदी जी, बात को तोड़िए मरोड़िए मत, ये पंजाब का अपमान है जो आप कर रहे हैं। लेकिन सुरजेवाला जी, आप भले ही कह दें कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन जो यूपी और बिहार से मेहनतकश लोग आते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, पंजाब के खेतों में काम करते हैं, उनको वाकई में वो दर्जा तो नहीं मिलता है। और ये लोग ऐसा नहीं कि पंजाब जाते हैं, जब ये जम्मू जाते हैं तब दुर्दशा होती है, जब ये लोग मुंबई जाते हैं तब इनको ये सुनने को मिलता है। तो संभल के बोलना चाहिए था मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इतने पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं,
चरणजीत सिंह चन्नी है, तो उनसे थोड़ा सा खास तौर से चुनाव के दौरान संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है उनको। आप क्या सुझाव देंगे उन्हें? निधि जी, संवेदनशीलता है जो पंजाब हरियाणा में हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के भाई बहन आते हैं। जैसा मैंने कहा, हमने उन्हें बराबरी से बढ़कर दर्जा दिया है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हरियाणा में फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश और बिहार में से आए लोग हमारे यहाँ विधायक चुने जाते हैं। पानीपत के अंदर इसी प्रकार से, लुधियाना में, जालंधर में और कई पंजाब हरियाणा के शहरों में वो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, सरपंचेस हैं। उनका दर्जा वही है जो पंजाब हरियाणा के नागरिकों का है। चन्नी जी की एक छोटी सी बात को जो इशारा उनका पेड लोग जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी लेकर आई है, दुर्गेश पाठक हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, जो चोर दरवाजे से पंजाब की सत्ता पर कब्जा या काबिज होना चाहते हैं, आगे चेहरा ढींसा जी का पर पीछे से मोदी जी दिल्ली से पंजाब को कठपुतली बनाना चाहते हैं, ये पंजाब के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के लोग भी अब मोदी जी से तंग आ गए हैं, जिन्होंने वहां एक तरह से सत्ता पर काबिज होने का चोर रास्ते से प्रयास किया है। जी, सुरजेवाला जी, अभी प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली के मालिक तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा संत रविदास बनारस में पैदा हुए, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा है कि हमारा पूरा देश एक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो विपक्ष को एक तरह से कहते हैं ना, फॉडर मिल गया है। जहां फॉडर नहीं मिल रहा था, कांग्रेस ने एक उनको मौका दे दिया है चन्नी जी ने। देखिए, अनुसूचित जाति का नाम लेना, शेड्यूल कास्ट भाइयों का नाम लेना, महान संत रविदास का नाम लेना, या मंदिर में जाकर चुनाव से पहले स्वांग, प्रपंच और पाखंड करना एक बात है। केवल मोदी जी एक बात का जवाब दे दें, उन्होंने जो एससी प्रोटेक्शन कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों खत्म करवाया था? एक बात का जवाब दे दें, शेड्यूल का सब प्लान यानी गरीब लोगों को, दलित भाई बहनों को बजट में उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा मिले, वो उन्होंने क्यों खत्म कर दी? क्यों शेड्यूल कास्ट के बैकलॉग के पद वो नहीं भर रहे? तो इसलिए एक तरफ बात कर रहे हैं स्वांग, प्रपंच और पाखंड की। संत रविदास जी ने कभी नहीं कहा कि जाति को मानो, उन्होंने कहा जाति तोड़ो, मानवता एक है। मोदी जी उसके विपरीत गरीब के विरोध में काम कर रहे हैं और संत रविदास की आड़ में छुपकर इस प्रकार की बेतुकी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे अब अंत में 2 सवाल पूछना चाहूंगी। अभी राहुल गांधी की सत्यागढ़ साहब में एक रैली हुई है, उन्होंने कुमार विश्वास का एक जो वीडियो है या उनकी बात कही है और अरविंद केजरीवाल को आतंकवादियों के साथ जोड़ा है कि उनकी शय पे, और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि देश को खतरा है, भारी ताकत उनकी मदद कर रही है। ये पूरा मामला क्या है? क्या डाइवर्ट करने की कोशिश है या क्या है ये मामला? निधि जी, आम आदमी पार्टी का संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल जी के साथ प्रशांत जी और उनके साथ साथ योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी, आशीष खेतान जी आदि साथी। उनमें से एक साथी ने, कुमार विश्वास ने, हम नहीं कह रहे, उनके अपने सहयोगी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले चुनाव के दौरान अलगाववादी और खालिस्तानी ताकतों से समर्थन ले रहे थे। अगर मेरे या आप पर यह इल्जाम लगाए तो आज ही मोदी जी एनआईए में राजद्रोह के मुकदमे में पकड़कर जेल बंद कर देंगे। पर मोदी जी ने एक शब्द, एक कोई कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं की। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली हो, वो अलगाववादी ताकतों से समर्थन ले केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए, ये कैसे हो सकता है? क्या ये संविधान की शपथ का, इस देश की भूभागीय अखंडता का, इस देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सत्ता के प्रलोभन में देश को तोड़ने वाली ताकतों से अगर समर्थन ले ले, अगर कुमार विश्वास जी की बात सही है, तो एक मिनट भी ऐसे व्यक्ति को ना पंजाब, ना पंजाबियत और ना देश के समर्थन का वो भागीदार है। तो मैं सुरजेवाला जी समझना चाहती हूँ, राहुल गांधी को कुमार विश्वास के बयान को क्यों सार्वजनिक तौर पर इस तरह से कहना पड़ा? क्या जरूरत आ गई? क्या खुद तथ्य को देखा? क्योंकि हमें कहा जाता है कि भाई थोड़ा बहुत तथ्य देख ले तब सामने रखें। तो क्या उन्होंने कुछ पड़ताल करके ही ये बयान अपनी रैली में ये बात कही? क्यों कहा राहुल गांधी ने, क्यों जिक्र किया इस बयान का? निधि जी, सार्वजनिक तौर जी सार्वजनिक तौर से निधि जी, कल कुमार विश्वास जी ने जो कहा
वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। उन्होंने ये कहा कि उनके सहयोगी, ये कन्वर्सेशन अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच में है। उन्होंने ये कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं पंजाब को अलग करके एक अलग मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मैं अलगाववादियों से समर्थन लूंगा, मैं उग्रवादियों से समर्थन लूंगा या खालिस्तानी समर्थकों से समर्थन लूंगा। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। हम केवल एक अनुरोध करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को, अगर कुमार विश्वास जी की बात गलत है तो सामने आइए केजरीवाल साहब और बोलिए कि कुमार विश्वास जी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें चुनौती दीजिए कि वो अपनी बात साबित करें। अगर अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साधे रखेंगे तो देश को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनके जो निजी सहयोगी और साथी रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में इतनी बड़ी सनसनीखेज बात सही कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी से कहूंगा, केजरीवाल जी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, सामने आइए देश के कि या तो उनकी बात की पुष्टि करिए या उनकी बात का खंडन करिए और कुमार विश्वास जी को चुनौती दीजिए कि वो अपनी बात साबित करें। नहीं साबित कर पाएंगे तो केजरीवाल जी सच्चे हो जाएंगे, साबित कर पाएंगे तो फिर केजरीवाल जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सुरजेवाला जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और ये बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी अब अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से जो मेन टक्कर है वो इस समय कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। और फिलहाल हम देश की बात में आगे बढ़ते हैं और पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अरविंद की वो भी लगातार हम इस मसले को दिखाए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का मसला दिखा देते हैं। वो माझा में है और क्या क्या वो कह रहे हैं, जिस तरह से माझा इलाके में एक के बाद एक 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो उन्होंने किया है और इस इलाके में जिस तरह से पिछली बार कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार क्या हाल है, आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। पंजाब का विधानसभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक। पिछले चुनावों में यहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी और केवल 12% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यहां माहौल अलग है। विधानसभा क्षेत्र फतेहगढ़ चूड़ियां। पिछले चुनावों में यहां भी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी और केवल 12% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यहां का माहौल कुछ ऐसा है। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के माझा इलाके में एक दिन में 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किए और जनता ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया। पिछली बार माझा इलाके यानी अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जैसे पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर जिलों की कुल 25 सीटों में से आम आदमी पार्टी एक भी नहीं जीत पाई थी और ज्यादातर पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। ऐतकी पूरी 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 जोर लाउंडे पूरा दुनिया का कट देखो, ऐतकी बनेगी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सर ये पार्टी है, ईमानदारों की पार्टी है। पिछली बार तो बहुत खराब परफॉर्म किया था पार्टी ने, इस बार क्यों जीतेगी? सर इस बार पार्टी इसलिए जीत रही है कि ईमानदार पार्टी है। जो पहली पार्टी है उसने सभी को निराश किया है। हाल में कई तरह के आरोप विरोधी दलों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगाए। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए एकजुट हो गए हैं। रोज ये बीजेपी वाले, अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले केवल मेरे को गालियां देते हैं, भगवंत मान को गालियां देते हैं, ये आपस में एक दूसरे को गाली नहीं देते, केवल हमें गालियां देते हैं। सारे इकट्ठे हो गए, हमारा क्या कसूर है? हम यही तो कह रहे हैं, हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे। ये पार्टियां नहीं चाहती कि पंजाब की तरक्की हो, तो इस बार सारे 3 करोड़ पंजाबी पंजाब के इकट्ठे हो जाओ, इन सारी पार्टियों को हराना है पूरा। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल मालवा इलाके में रोड शो और प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर माझा हो, दोआबा हो, चाहे फिर मालवा हो, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और माहौल
तीनों ही इलाकों में मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है कि इनको वोट में तब्दील करके दिखाए। दीनानगर गुरदासपुर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और देश की बात में आगे आपको उत्तर प्रदेश ले चलेंगे। वहां पर क्या मुफ्त का जो राशन है वो मदद करेगा बीजेपी की? रिपोर्ट दिखाएं। तो देश की बात में आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। जो फ्री राशन का असर है उसका क्या पड़ा है वो रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको हाथरस लिए चलते हैं। यहाँ पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। हर जगह लगभग एक जैसे ही चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन देश भर के लिए घुंघरू बनाने वाले हाथरस के एक गांव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सुरक्षा और इंस्पेक्टर राज है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। लाखों रुपए के चांदी के घुंघरुओं की सफाई करके चमक और खनक लाने वाले खुशीराम दिन भर में महज 200 रुपए कमा पाते हैं। हाथरस के बिसावर गांव के लगभग हर घर में इस तरह के घुंघरू और पायलें बनती हैं। पन्नालाल का ये छोटा सा कारखाना है और उसमें तैयार घुंघरू जब इस तरह के पायलों में लगते हैं तो उनकी मांग देश और विदेश में बढ़ जाती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता बदमाश हैं। शाम को 6 बजे के बाद डर लगता है कि कहीं कोई बदमाश चांदी या ग्लेट या कुछ छिना के न ले जाए। थाने का अभाव है, क्षेत्र में अराजकता बहुत है। भाजपा के भी 5 साल के शासन में कोई कार्य नहीं हुआ है। बिसावर में ही हमें राजेश मिले, जिनकी कभी घुंघरू बनाने की छोटी इकाई थी, लेकिन आगरा के रास्ते में चांदी लूट ली गई और आज ये कारीगर से 200 रुपए के दिहाड़ी मजदूर हो गए हैं। 25 साल हो गए इनकी मैं बताऊं, बिल्कुल काम बंद है, रोजगारी कर रहे हैं दूसरे के ना, ये मानो। हाँ ये देख लो इनका चेहरा, उसी दिन से फैलेंगे। मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें साहब। 200 रुपए की मजदूरी करते हैं, 5 बच्चे और क्या कहते हैं घरवाई कैंसर से पीड़ित है। हाथरस से करीब 20 किलोमीटर दूर बिसावर के आसपास के कई गांवों में चांदी लाकर घुंघरू बनाए जाते हैं, फिर उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। लेकिन तैयार माल पर कभी बदमाश तो कभी सेल टैक्स और पुलिस की धरपकड़ गांव के लोगों के बीच एक बड़ा मुद्दा है। अभी करीब 15 दिन पहले खुद पुलिस वालों ने यहाँ बलदेव पर जाकर 2 गाड़ियों को, चांदी की गाड़ियों को पकड़ा और खुद पुलिस वाले लूट कर रहे हैं इसमें। और 2 गाड़ियों पकड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से पैसे ले दे के छोड़ा और कुछ को सीज करके वहाँ मथुरा भेज दिया। कोई कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कोई विकास नहीं है सादाबाद में। समाजवादी सरकार में ये रोड बना था बिसावर से और बस स्टैंड से बिसावर तक, और आज तक 5 साल हो गए वो रोड, इतने खड्डे आप आए होंगे थोड़े निकल के, तो आज तक वो रोड नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक पत्थर, हमारे माननीय विधायक जी हैं जो इस समय पे रामीर पाए, उनका कोई एक पत्थर पूरी विधानसभा निधि से बता दे, कोई एक पत्थर कोई भारतीय जनता पार्टी का लगाओ काम बता दे कोई पूरी शादाबाद में। पहले चौथा दिन होता था यहाँ पे जो है, जो व्यापारी जाते थे लूट होती थी। अच्छा। आज और यही नेताजी जो छुड़ा के लाते थे वहाँ अपने प्रभाव से, लेकिन आज ये इनको परेशान नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये नौबत नहीं आ रही। हाथरस के आसपास में घुंघरू उद्योग से जुड़े करीब 20,000 से ज्यादा लोग हैं। लॉकडाउन में नौकरी गंवा कर लौटे लोग भी अब इस उद्योग में लगे हैं। तो देखिए, एक दूसरी समस्या इनकी ये भी है कि बेरोजगारी के चलते तमाम सारे लोगों ने अब इसको बनाने का काम शुरू कर दिया है और बहुत ही कम मार्जिन में लोग बना रहे हैं। यानी जहां पहले 500 रुपए का फायदा था वहां केवल 200 रुपए में। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो घुंघरू उद्योग को बढ़ाने पर बात होती है, ना ही सड़क से लेकर थाने तक के मुद्दे पर किसी नेता का कोई ध्यान है। हाथरस से अश्विनी और शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बाद में उत्तर प्रदेश से खबर। बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रचार मुफ्त राशन पर टिका है, पर क्या ये मुद्दा बीजेपी के वोट दिला पाएगा? उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट।
खत्म है कि नहीं? आज 9 दिन बच्चों भी राशन नहीं मिलता। 40 साल की रेशमा और 42 साल के संजय मोहनलालगंज के टिकरिया गांव में रहते हैं। ये अनुसूचित जाति का गांव है। रेशमा और संजय मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। बेहद गरीब रेशमा और संजय अपने 6 बच्चों के साथ इस तंबू में रहते हैं। इन्हें यूपी सरकार से मुफ्त राशन तो मिलता है, पर रेशमा कहती हैं कि 5 किलो राशन पूरे परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। तो आप लोग संतुष्ट हैं जो मुफ्त राशन मिल रहा है? उसमें हम कहाँ पसर हो गए, अपने बच्चे खाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें हम मोल खुदे देखो चावल मोल लेकर आए हैं अभी हम। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपको परिवार बड़ा है जो राशन मिल रहा है? हाँ, हमको राशन बड़ा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। वो खेती पाती मिल जाएगा, अपने बच्चन को लड़की सबको सबसे हमारे पास रहने को घर मिल जाए, घर मिल जाए रहने के लिए, तो हम लोग कमा के खा लेंगे। कमा के खा लेंगे। इस अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में ज्यादातर पुरुष बेरोजगार हैं। इनका कहना है कि मुफ्त राशन इनकी बेरोजगारी पर मरहम तो है, पर इलाज नहीं है। सर जी मैं काम मजदूरी करता हूँ। मैं मजदूरी करते, तो आप मुफ्त राशन मिल रहा है उसे चल जाता है? राशन मतलब सर मिलता है, मतलब मेरे पास परिवार बहुत है। अच्छा, इसलिए मैं मतलब खर्चा उतना नहीं उठा पाता हूँ। मैं आप खर्चा नहीं उठा पाते? नहीं उठा पाते सर। अच्छा, तो हमको खेती पाती चाहिए, हमको काम धंधा चाहिए सर। मोहनलालगंज के ही सेवा खेड़ा में हमारी मुलाकात 46 साल की शीला से हुई। शीला घर के काम के साथ किसानी भी करती हैं और सरकार से मिल रहे मुफ्त राशन से बेहद संतुष्ट नजर आती हैं। इस बार चुनाव में क्या ये आपको दिख रहा है कि मुफ्त राशन से आपका चल जाता है, घर पूरा पड़ जाता है? अरे नहीं, वैसा है पूरा पड़ रहा, तो आधा तो कुछ तो 2-4-10 रोज गरीबी में पूरे पड़ रही। मतलब आपको फायदा है? हाँ, फायदा है। तो चुनाव में आपको लगता है कि सरकार अच्छा कर रही है? हाँ, अच्छा कर रही है। योगी सरकार इस साल मार्च तक लाल और सफेद कार्ड धारकों को 3.5 किलो गेहूं, 1.5 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 1 लीटर तेल मुफ्त दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उनकी सरकार आई तो राशन के साथ 1 किलो घी भी मुफ्त दिया जाएगा। पर सच्चाई ये है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों को ये मुफ्त राशन 2010 यानी बीजेपी सरकार आने से पहले से दिया जा रहा है। मोहनलालगंज के अरविंद गौतम यहाँ कंट्रोल चलाते हैं, जहाँ से सरकारी राशन बांटा जाता है। वो कहते हैं कि मुफ्त राशन की स्कीम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कांग्रेस सरकार की देन है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपीए सरकार ने 2010 में एक कानून बनाया जिसके तहत सभी को मुफ्त राशन दिया जाए। अच्छा, उस मुफ्त राशन में हमारे कंट्रोल में गेहूं और चावल, चीनी और केरोसिन, ये 4 चीजें अनिवार्य थी। 2010 से ये मुफ्त राशन मिल रहा था, गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल। हाँ, मिट्टी का तेल का पैसा दिया जाता था और चीनी का पैसा पड़ता था। जो राशन है उस राशन को जो अंत्योदय के लाभार्थी थे उन्हें मुफ्त दिया जाता था और बीपी कार्ड धारक को 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूं दिया जाता था। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने किया यह है कि इस मुफ्त राशन की ब्रांडिंग कर दी केवल। अच्छा, दूसरा जो केरोसिन गरीब व्यक्तियों को मिलता था वो केरोसिन बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी। अब चुनाव को देखते हुए अभी होली के समय इन्होंने कहा है कि हम 1 किलो चीनी देंगे। जो हम लोग 5 किलो चीनी देते थे एक परिवार को, उसमें केवल इन्होंने बीपीएल के कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी देने को कहा है। हाँ। वो भी त्योहार को देखते हो चुनाव तक मार्च तक देने के लिए बात की। बीजेपी सरकार ने 6 महीने पहले जो मुफ्त राशन सिर्फ गरीबी रेखा वालों के नीचे वालों को दिया जाता था उसे बढ़ाकर दूसरे लोगों को भी देना शुरू किया है। बीजेपी के प्रत्याशी मुफ्त राशन के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जो लोग मुफ्त राशन के नाम पर वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं उन्हें बीजेपी प्रत्याशी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। जरा इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया का बयान सुनिए। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे, गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। बीजेपी को मुफ्त राशन वोट दिलवाएगा या रोजगार का मुद्दा भारी पड़ेगा, ये सब नतीजों में ही पता चलेगा। मुफ्त राशन 2010 से मिल रहा है, प्रति यूनिट प्रति व्यक्ति 5 किलो। लेकिन बीजेपी ने क्या किया,
कि लोगों को एहसास दिलाना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों को एहसास नहीं दिला पाई कि हम आपको मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी बाकायदा पर्चे छपवा के, होर्डिंग लगवा के, अखबारों में लिखवा के कि हम आपको देखिए मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें वोट करिए। तो बीजेपी अपने मुफ्त राशन पर वोट मांग रही है। पुरानी सरकारों ने किया लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए। तो अब ये मुफ्त राशन बीजेपी के लिए कितना काम करेगा वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो तथ्य है वो यही है जो कोई नहीं काट सकता कि मुफ्त राशन 2010 से मिल रहा है। सहयोगी विनीत के साथ मोहनलालगंज से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के चलते करीब 2 साल बंद रहे दिल्ली विश्वविद्यालय की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। कॉलेज खुलने के साथ ही छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुश्किल उन छात्र छात्राओं की बड़ी है जो दूर दराज के इलाके के हैं, क्योंकि कमरों की कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जो कमरे पहले 12 से 13 हजार में मिल जाते थे, अब 17 से 18 हजार में मिल रहे हैं।